हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और करंट अफेयर्स को भी बढ़िया अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 2 वीक्स के जो हमने पीछे जनवरी का पढ़ा है उसके लिए आपके एक मैराथन सेशन लेके आएंगे, जिसमें आपके लिए 4 वीडियोस बनेंगी टोटल, और एक वीक को हम 2 वीडियोस में डिवाइड करेंगे। तो जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से नहीं देखा करंट अफेयर का सेशन, स्टार्टिंग से नहीं देखे, तो वो इन सेशंस को, इन वीडियोस को जरूर देखे, ताकि उसको पूरे वीक का, जो पूरे मंथ का जो करंट अफेयर का क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा, और सब उसको जो है जितना करंट अफेयर उसके वीक में या पूरे मंथ में जितना भी था वो उसके लिए बेनिफिशियल होकर उसके लिए वीडियो हम लेके आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस को बराबर देखेंगे आप अच्छे से, और हम 2 वीक की वीडियोस को हम लोग 4 डेज में कन्वर्ट करके आपको लिए थोड़ा प्रिसाइज करके लाएंगे, ताकि एक ही वीडियो में आपके ऊपर सारा बोझ ना आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैराथन का सेशन पहली वीडियो के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सबसे पहले आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो इंडिया में स्पोर्ट्स का सबसे टॉप लेवल का प्राइज है। स्पोर्ट्स में सबसे हाई लेवल पे ये प्राइज, इसको मान्यता जो है वो दी जाती है, और 2021 तक ये अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जाना जाता था। ठीक है, 2021 तक ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जाना जाता था। और उसके बाद अगर बात की जाए कि ये एस्टेब्लिश, इस अवार्ड की जो एस्टेब्लिशमेंट वो कब हुई, तो ये हुई थी 1992 में। इस खेल जो है पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जाना जाता था, और अभी जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इसको जाना जाता है, और ये 1992 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कि ये देता कौन है और कहाँ पे दिया जाता है ये प्राइज, तो ये स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट इसको देते हैं। जिस भी स्पोर्ट्स में जिसको भी मिलता है ये, वो प्रेसिडेंट दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन में ये इसका जो है प्राइज का जो सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, समझे इतना? ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आज तक इसके टोटल अवार्ड जो है वो 62 मिले हैं सबको, जितने भी स्पोर्ट्स में मेंबर्स हैं उनमें 62 मेंबर्स को टोटल अवार्ड्स मिले हैं, टोटल अवार्ड्स। और अगर बात की जाए कि सबसे पहला अवार्ड ये किसको मिला, तो मिला विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को, जो कि एक चेस प्लेयर थे, उनको ये प्राइज सबसे पहले दिया गया। ठीक है, चलो मोटा मोटा हमने आपको बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुई। सबसे टॉप पे जो है स्पोर्टिंग, सबसे टॉप स्पोर्टिंग प्राइज है ये। 2021 तक इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन 21 के बाद ये जो इसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम पड़ गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, उसके बाद जो है ये इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, और उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो ये जो है राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसमें से निकल के आता है, अगर आपको पता होना चाहिए नॉलेज, कि हु वाज मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ये प्राइज तो हमने समझ लिया कि उनके नाम पे है, लेकिन वो है कौन, वो थे कौन? ठीक है, वो इंडिया के एक रिनोड हॉकी प्लेयर थे। ठीक है, इसीलिए उनको इस प्राइज के साथ जो है वो सम्मानित किया गया कि वो एक स्पोर्ट्समैन है, तो उन्हीं के नाम पे ये जो अवार्ड होना चाहिए। ठीक है, वो एक बहुत रिनोड हॉकी प्लेयर्स थे जिनको जो है वो पद्म भूषण अवार्ड मिला था। पद्म भूषण अवार्ड जो है उनको मिला था, और उनको विजार्ड ऑफ हॉकी भी कहा जाता है, विजार्ड ऑफ हॉकी। ठीक है, विजार्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान या एक ऐसी चीज जो जादुई हो, जिसके अंदर मैजिक हो। ठीक है, तो उनको हॉकी का एक ऐसा इंसान कहा जाता था कि जिसके हाथ में मैजिक है और वो हर मैच जीत सकता है। ठीक है, चलिए, जिसके पास मैजिक पावर हो, ओके, वो थे मेजर ध्यानचंद, और उनके नाम पे जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो रखा गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस किस को मिला। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड ऑन जनवरी 2, 2025 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। किस किस को मिला? सबसे पहले मिला डी गुकेश को, जो रिसेंटली जिन्होंने
चेस का कंपटीशन जीता, ठीक है। उसके बाद मिला मानू भाकर को, जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 मेडल्स लाए। उसके बाद मिला हरमनप्रीत सिंह, जो हॉकी के इंडियन कैप्टन है, ठीक है, उनको मिला हरमनप्रीत सिंह। और उसके बाद प्रवीण कुमार, ठीक है, ये डी कुकेश, मानव भाकर और क्या बोलते हैं हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, इन चार, ये जो 4 रेसिपिएंट्स हैं, इनको जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया, खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपके लिए कुछ और भी जो है क्या बोलते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि अवार्ड सेक्शन जो है वो बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो उसमें और भी 1-2 मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि अर्जुना अवार्ड है, उसके टोटल रेसिपिएंट्स 32 स्पोर्ट्स पर्सन इंक्लूडिंग एथलीट्स ज्योति राजी, अनु रानी, बॉक्सर्स नीतू स्वीटी, चेस प्लेयर वंतिका अग्रवाल, हॉकी प्लेयर सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जसवंतप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, ठीक है। पारा स्पोर्ट्स पर्सन राकेश कुमार, पारा आर्चर है ये प्रीतिपाल, जीवनजी त्रिपाठी, अजीत सिंह एंड सचिन खिलाड़ी। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के अर्जुन अवार्ड्स की वेटेरन एथलीट सुचा सिंह एंड वेटेरन पारा स्विमर मुरलीकांत सिंह, ठीक है। ये जो है इनको जो है अर्जुना अवार्ड, जो ये भी स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा अवार्ड है, वो दिया गया, ठीक है। इतने सारे आप लोग इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको ये अवार्ड्स और ये जो अचीवमेंट्स के ये सेशन सारा ये जो है ये याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड है, कोचेस के लिए होता है, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड्स जो बेस्ट कोचेस होते हैं उनके लिए दिया जाता है, ठीक है। वो तो हो गया जो बेस्ट परफॉर्मर्स है मैचेस में। ये द्रोणाचार्य याद रखिएगा कि बेस्ट कोचेस को, सुभाष राणा पैरा शूटिंग में इन्होंने कोचिंग की, उनको मिला। दीपाली देश पांडे शूटिंग में, संदीप सांगवान हॉकी में, एस मुरलीधरन बैडमिंटन में और आर्मेंडो एंग्लियो प्रोका फुटबॉल में, इनको जो है बेस्ट कोचेस द्रोणाचार्य का अवार्ड दिया गया, ठीक। फिर आता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, परशोत्तम पुरस्कार, अवार्डेड टू फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ये अवार्ड उनको दिया जाता है जो फिजिकल फाउंडेशन है इंडिया में, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अवार्डेड टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है ये जो है वो यूनिवर्सिटीज को दी जाती है। अवार्ड सेरेमनी टू प्रेजेंट बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन 17 जनवरी 2025 और राष्ट्रपति भवन। ये जितने भी हमने बात किया, ये सब अवार्ड सेरेमनीज और द्रोणाचार्य अवार्ड्स, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, और उसके बाद अगर बात करें अर्जुना अवार्ड और अपना मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये सब जो है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है 17 जनवरी 2025 को सारे जो भी जितने भी इनके हैं कैंडिडेट्स उनको मिल जाएगा, ठीक है। होगा, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। इनमें से पूछा गया इनमें से किसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, तो वो मिला है हरमनप्रीत सिंह, ठीक। हरमनप्रीत सिंह जो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है उनको, ठीक है, समझे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। यूपीआई को तो सबके नाम सुना होगा, हर एक दूसरा बंदा जो है आजकल यूपीआई यूज करता है ट्रांजैक्शन के लिए। क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रोसेस इन दिसंबर 2024। 2024 के दिसंबर में कितनी ट्रांजैक्शन है जो यूपीआई के द्वारा हुई है टोटल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूपीआई क्या होता है। स्टूडेंट्स, यूपीआई एक पेमेंट गेटवे है जो आरबीआई के द्वारा बनाया गया, कब, 11 अप्रैल 2016 में। 11 अप्रैल 2016 में जो है आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन, इन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग एक ऐसा इंटरफेस लेके आएंगे जो एक हर इंसान के हाथ में होगा और वो अपने हाथ से, अपने मोबाइल से लाखों के हिसाब से पेमेंट्स कर सकते हैं। वो यूपीआई का इनिशिएटिव जो है आरबीआई के द्वारा लेके आए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन जो पूछा कि क्वेश्चन के दिसंबर 2024 में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है यूपीआई के द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई हैज सेड दैट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हैज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन कितना प्रोसेस नियरली 16.73 बिलियन 16.73 बिलियन रुपीस की जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है सिर्फ कौन से महीने में, दिसंबर 2024। ये एक महीने का डाटा स्टूडेंट्स, पूरे साल का नहीं, एक महीने का 16.73 बिलियन, ठीक। ट्रांजैक्शन वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ दिस ट्रांजैक्शन वाज अप्रोक्सीमेटली 23.25 लाख करोड़ रुपीस। अगर मतलब इसको रुपीस में कैलकुलेट करें तो 23.25 लाख करोड़, मतलब खाली 23.25 लाख करोड़ जो है वो
रुपीज जो है वो ट्रांजैक्शन हुए हैं यूपीआई के द्वारा दिसंबर 24 में, 2024 के दिसंबर में, ठीक है। देयर वाज 39% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन ट्रांजैक्शन काउंट, मतलब के लगभग 59% जो ग्रोथ थी 2000 ईयरली ग्रोथ जो 2023 में थी, और मान के चलते हैं तो प्लस 39% ग्रोथ और हुई है जो कि 2024 में, मतलब 1% से 39% ग्रोथ एक साल में। इसका जो है कैलकुलेशन निकाला गया कि हर साल ग्रोथ कितना कर रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शंस, 39%, ठीक है। ग्रोथ इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, द ट्रांजैक्शन वैल्यू साइड 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक। डेली ट्रांजैक्शन एवरेज डेली ट्रांजैक्शन अमाउंट रीच 74,990 करोड़ रुपीस, मतलब एक दिन की अगर ट्रांजैक्शन पूरी इंडिया की निकालेंगे एक दिन की, कि एक दिन में यूपीआई के द्वारा, और यूपीआई में काफी सारे आते हैं, जैसे आपका पेटीएम हो गया, वो भी यूपीआई के द्वारा पैसे भेजता है, फोन पे हो गया, जी पे हो गया, जितने भी ये पेमेंट गेटवे हैं, ठीक है, ये सारे यूपीआई से फंक्शनल होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि एक दिन में एवरेज कितना पैसा यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन होता है, तो लगभग 74 to 75 करोड़, 74,000 to 75,000 करोड़ जो है वो एक दिन में ट्रांजैक्शन होती है यूपीआई से, ठीक है। चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 16.73 बिलियन, ऑप्शन डी, 16.73 बिलियन रुपीस जो है वो जो यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन होती है, जो कि लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपीस बनते हैं इंडियन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, मीरकाट रेडियो टेलीस्कोप विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। मीरकाट जो है रेडियो टेलीस्कोप जो है वो कौन सी, जो रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा, एक टेलीस्कोप करके है जो बनाया गया है किसी कंट्री में, किसके लिए, अपनी गैलेक्सी, कौन सी गैलेक्सी है अपना, चलो कमेंट करके बताना अपनी गैलेक्सी कौन सी है, ठीक है, उसको उसका सेंटर ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। इस कंट्री ने ये टेलीस्कोप बनाया है, रेडियो टेलीस्कोप, कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकें कि हमारे जो सेंटर है गैलेक्सी का उसमें हलचल हो क्या रही है, कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसका इस पर्पस के लिए उन्होंने जो मीरकाट रेडियो टेलीस्कोप बनाया है, और ये उन लोगों का एक और मोटिव भी है कि इससे फंडामेंटल फिजिक्स की स्टडी और एस्ट्रोफिजिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी जो है इस मीरकाट रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा जो है वो की जाएगी, कि हमारे स्पेस के बाहर, हमारे गैलेक्सी के बीच में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, एक ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो किसने बनाया, वो कैसे बनाया हम देखते हैं रिपोर्ट में। रिसर्चर्स यूज साउथ अफ्रीका मीरकाट, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये साउथ अफ्रीका ने बनाया, साउथ अफ्रीका, मीरकाट रेडियो टेलीस्कोप डिटेक्टिंग ए लाउड ग्रेविटेशन वेव्स बैकग्राउंड थ्रू द मीरकाट पल्सर टाइमिंग एरा अरे, ठीक है। द ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड हॉटस्पॉट द सदर्न हेमिस्फीयर वाज मैप्ड इन अनप्रेसिडेंटेड डिटेल्स, ठीक है। चलो, मीरकाट इज ए रेडियो टेलीस्कोप एरा इन नॉर्थर्न कैप साउथ अफ्रीका, ओरिजिनली कॉल्ड द कारो आरी, इसको ओरिजिनली नाम है उस अपनी लैंग्वेज में कारो आरी, ठीक है। टेलीस्कोप कार्ड इनिशियली प्लान्ड विद 20 रिसेप्टर्स, ईच वाज एक्सपेंडेड टू 64 रिसेप्टर्स, मतलब जब बनाया गया था तो इसमें सिर्फ ये जो रिसेप्टर्स ये होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे जो लगे हुए ना, ये इनिशियली 20 थे, ठीक है। तो अभी ये रिसेप्टर्स जो है वो 64 रिसेप्टर्स हो गए हैं, ठीक है। एंड रीनेम्ड मीरकाट, मीरकाट का मतलब मोर ऑफ कैट, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल स्केल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी। ये साउथ अफ्रीका ने मीरकाट का एक नाम का एक प्राणी बनाया है, मीरकाट नाम का एक जो है टेलीस्कोप बनाया है, जिससे वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे स्पेस की बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, और साइंटिफिक स्टडी में बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप अवार्ड। संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप अवार्ड जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोई नेशनल अवार्ड नहीं है, इंटर स्टेट नेशनल चैंपियनशिप है, ठीक है। इंटर स्टेट नेशनल चैंपियनशिप, जैसे मतलब इंटर स्टेट मतलब समझ रहे हो कि जैसे हम दिल्ली का मैच हो गया पंजाब से, पंजाब का हो गया हरियाणा से, हरियाणा का हो गया जेएंडके से, तो ये इंटर स्टेट कंपटीशन है फुटबॉल का, ठीक है। फुटबॉल का इंटर स्टेट कंपटीशन है। और अगर बात करें कि इसका जो ये ट्रॉफी जो है वो डोमेस्टिकली जो है टॉप फुटबॉल की सबसे बड़ी टॉप डोमेस्टिक जो है वो ट्रॉफी चैंपियनशिप है फुटबॉल की डोमेस्टिकली, ठीक। ऑर्गेनाइज किया किसने इसको, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है।
AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और ये जो एस्टेब्लिश हुई है, फाउंड हुई है, वो 1941 में इसका पहला मैच जो है, पहली ट्रॉफी खेली गई। ठीक है, चलो उस अभी लगभग 84 ईयर्स पहले, ठीक, अभी समझ आया कि नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है क्या ट्रॉफी संतोष। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इंटर स्टेट है और हमारी इंडिया की फुटबॉल में सबसे हाई लेवल पे सबसे बड़ी ट्रॉफी इसी को माना जाता है, कौन, संतोष ट्रॉफी, नेशनल फुटबॉल, ठीक है, चैंपियनशिप। चलो, तो अभी क्वेश्चन पूछा है कि विच स्टेट वॉन द ट्रॉफी, तो इसके बारे में हम एक बार रिपोर्ट आपको दिखाते हैं तो आपको समझ चल जाएगी। ठीक, वेस्ट बंगाल वॉन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग केरला। ठीक, वेस्ट बंगाल जीता, किसको डिफीट करके, केरला को हरा के वेस्ट बंगाल ने ये ट्रॉफी जीती। और इन द फाइनल ऑफ 78th एडिशन, मतलब 78th एडिशन में, ठीक, द फाइनल मैच वाज हेल्ड ऑन 31 दिसंबर 2024। फाइनल मैच इसका 31 दिसंबर 2024 में खेला गया। और कहां पे खेला गया, जीएमसी बाला योगी स्टेडियम हैदराबाद में, जीएमसी बाला योगी स्टेडियम हैदराबाद जो तेलंगाना में है, वहां पे खेला गया। द संतोष ट्रॉफी इज प्रीमियर स्टेट लेवल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर मेन इन मेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेन इंडिया, ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। 78th एडिशन फाइनल वाज होस्टेड बाय तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन फ्रॉम 18 to 31 दिसंबर, 14 to 31 दिसंबर, 14 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक हैदराबाद में ये कंपटीशन चला, जिसमें वेस्ट बंगाल ने केरला को हरा के ये ट्रॉफी अपने नाम की। ठीक है, चलो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। ठीक, समझे इतना। चलो अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिजनेस रेडी, बी रेडी इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। बी रेडी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक फ्लैगशिप रिपोर्ट प्रोवाइड करती है किस ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले आपको बता दूं कि बी रेडी एक ऐसी फ्लैगशिप रिपोर्ट प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू बिजनेस डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में जितना भी हलचल है, जितने भी ग्रोथ है, जितने भी सेक्टर्स अपलिफ्टमेंट हो रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस एनवायरनमेंट जो प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट की, बिजनेस एनवायरनमेंट इन प्राइवेट सेक्टर को जितना भी इनरोल हो रहा है, जितना भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है, उसकी एक रिपोर्ट बनाने की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बनाने का एक जो फ्लैगशिप जो तैयार करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है, उसका नाम है बी रेडी। ठीक है, बी कैपिटल और रेडी, READY। ठीक है, और ये एसोसिएट है स्टूडेंट्स वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के लिए ये रिपोर्ट्स तैयार करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है वो कितनी डेवलपमेंट में है और कौन सा प्राइवेट या सेक्टर या कौन सी बिजनेस इन्वेस्टमेंट या कहाँ पे क्या ग्रोथ है, कहाँ पे क्या हाल चल रहा है, वो पूरी रिपोर्ट जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट कह सकते हो आप, वो जो है वर्ल्ड बैंक के लिए ये बी रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ठीक है, चलो उसके बाद रिपोर्ट देखते हैं। अगर आपको डीपली थोड़ा समझा दूं, वर्ल्ड बैंक लॉन्च द बिजनेस रेडी रिपोर्ट रिप्लेसिंग द पॉज्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने बिजनेस रेडी रिपोर्ट तैयार की है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वाज सस्पेंडेड इन 2022 ऑफ डाटा मैनिपुलेशन एंड रैंकिंग। मतलब इसकी जो 2020 की रिपोर्ट थी वो खत्म कर दी थी, सस्पेंड कर दी थी, क्योंकि उसमें कुछ डाटा मैनिपुलेशन और रैंकिंग में ऊपर नीचे हुआ था। ठीक है, चलो बी रेडी सर्व्स एज ए बेंचमार्किंग टूल टू इवैल्यूएट द ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट। ठीक है, जो हमने अभी बात की, एंड प्रमोट इंक्लूसिव प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। इट फोकस ऑन 10 कोर टॉपिक्स, 10 कोर टॉपिक्स पे फोकस करती है जो अभी हमने डिस्कस किया। क्या बिजनेस एंट्री, लोकेशन, यूटिलिटी सर्विस, लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मार्केट कंपटीशन, इंसॉल्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमने कल एक बात की थी कि टैक्स रिजोल्यूशन के बारे में, टैक्स डिस्प्यूट्स के बारे में। ठीक है, वो टैक्स डिस्प्यूट्स के बारे में जैसे हमने बात की थी कि अगर कोई बंदा टैक्स नहीं पे कर पा रहा, ठीक है, या नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगी, कैसे उसके ऊपर क्या बात होगी। उसी तरीके से जो टैक्स इंटरनेशनल लेवल पे जो टैक्स डिस्प्यूट्स होते हैं उस पे जो है वो इस पे जो है क्या कहते हैं बी रेडी की रिपोर्ट में, और वर्ल्ड बैंक उसको टैकल करता है और उसकी इन्होंने बी रेडी एक रिपोर्ट निकाली कि कौन सी कंपनी क्या जो हाईएस्ट कंपनीज है या हाईएस्ट कौन से सेक्टर्स जो है वो अपलिफ्ट कर रहे हैं या कहाँ पे क्या धांधली चल रही है या कहाँ पे ग्रोथ कम है, वो पूरी रिपोर्ट जो है वो बी रेडी के द्वारा वर्ल्ड बैंक ने जो है वो पब्लिश किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो वर्ल्ड बैंक आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द क्वांटम प्रोसेस विलो। ये टॉपिक हमने शायद एक बार पहले भी पढ़ा है कि एक विलो नाम करके एक चिप आई है मार्केट में। ठीक है, अभी शायद एक आम तौर पे इंट्रोड्यूस नहीं है, जो एक नॉर्मल प्रोसेसर से बहुत फास्ट, एक्यूरेट और वर्क एफिशिएंट और भी मतलब इसमें बहुत से फीचर्स हैं जो कि जो है मोस्ट पावरफुल चिप इसको कहा गया है। ठीक है,
तो ये एक विलो नाम की एक चिप निकाली है, किसने? गूगल ने, ठीक है, जिसके द्वारा ये इनका ये क्लेम है कि हम लोग इस चिप के द्वारा, इस चिप के वजह से हम लोग लोगों का काम बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही पावरफुल तरीके से और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही तेज करेंगे। जैसे एक नॉर्मल चिप या एक नॉर्मल इंसान के लैपटॉप के साथ, इंसान के सिस्टम के साथ एक प्रोसेसर लगा है, तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम उससे 10 गुना फास्ट अपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप जितना भी मर्जी बड़ा काम करो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गूगल ने लॉन्च किया है क्वांटम प्रोसेस विलो एडवांसिंग क्वांटम कंप्यूटिंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लाइक विलो हैज 105 फिजिकल क्यूबिट्स एंड ऑपरेट एट नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, जीरो टेम्परेचर में भी ये वर्क कर सकता है, ठीक। इट फीचर्स बेटर एरर करेक्शन एंड फास्टर परफॉर्मेंस देन अदर क्वांटम कंप्यूटर्स। ये सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए है, ठीक, हैवी कंप्यूटर्स के लिए, ठीक। द कोरियंस टाइम ऑफ विलो क्यूबिट्स इज अराउंड 100 microseconds, improved by error correction. Willow's architecture enables lower error rates with more qubits. It outperforms classical computer in testing, completing a random circuit sampling task in minutes. ठीक है, तो ये टॉपिक हमने एक पिछले से 2-3 दिन पहले की वीडियो में ये वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया डीपली, ठीक है, आप उसको देख लीजिए। तो अभी जो करेक्ट आंसर इसका आएगा वो आएगा गूगल। गूगल ने लॉन्च किया है विलो नाम का क्वांटम प्रोसेसिंग चिप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.एस. मनीलाल हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड इन विच फील्ड। के.एस. मनीलाल जो कि अभी रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा, वो पास हुए हैं, बहुत ही रिनोड स्कॉलर रहे हैं किसी एक फील्ड में। वो किस फील्ड के साथ उनका राब्ता था, किस फील्ड के साथ एसोसिएट थे? तो वो थे टैक्सोनॉमी के साथ, ठीक है, ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? जिसको जो स्टूडेंट्स साइंस के साथ हैं उनको तो समझ आ गया होगा कि टैक्सोनॉमी क्या है। देखो ये एक साइंस की टर्म है जिसके बिना पे आप नेमिंग एंड डिस्क्राइबिंग द स्पीसीज, मतलब जैसे आपने जो जितने भी बच्चे 11th-12th तक तो सबने साइंस पढ़ी होगी, उससे पहले 10th तक तो कम से कम पढ़ी होगी, तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी है कि जो जितना भी स्पीशीज है उसके अलग अलग कुछ नाम है, साइंटिफिक नाम अलग है, और उनके जो क्लासेस हैं, उनकी स्पीशीज क्या है, उनका जेनस क्या है, जेनेटिकली वो किससे बिलोंग करती है, तो वो पूरा एक नेमिंग और डिस्क्राइबिंग, क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजिंग, उसकी क्लासिफिकेशन करना, ना कि सिर्फ बल्कि प्लांट्स में, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, इन सभी की नेम्स क्लासिफाई करना और उनका बताना कि क्या प्रोसेस है, कैसे है, इनका नाम क्या है, इनकी क्लास क्या है, इनका जो है वो क्या कह सकते हैं, फैमिली क्या, ऑर्डर क्या है, सब कुछ। तो ये एक टैक्सोनॉमी एक प्रोसेस के साथ की जाती है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं छोटी सी, कि टैक्सोनॉमी में ना लगभग 7 किस्म से इसके नाम डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात कीजिए तो इसके जीनस के बारे में बात करते हैं, जिसमें आप जेनेटिकली वो कहाँ से है, उसकी अपलिफ्टमेंट कैसे है, उसका क्या डीएनए सिस्टम है, उसका सब कुछ। उसके बाद इसकी फैमिली पे आते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है टैक्सोनॉमी में एक स्पीशीज को नाम, उसका सब कुछ, उसका जो क्लासिफिकेशन दिए जाते हैं। उसके बाद फैमिली के बाद अगर देखें तो उसके बाद ऑर्डर आता है, ठीक है। उसके बाद क्लास आता है कि किस क्लास की ये जो प्राणी है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। उसके बाद फाइलम आता है, जो स्टूडेंट साइंस के हैं वो अच्छे से इन टर्म्स को समझ रहे होंगे। उसके बाद किंगडम आता है, और उसके बाद फाइनली डोमेन आता है, जो उसका एक्चुअल नाम पड़ेगा वो डोमेन होगा, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर है जिसके थ्रू टैक्सोनॉमी में एक प्राणी या एक ऑर्गेनिज्म या एक प्लांट या किसी भी स्पीसीज का नाम जो है वो क्लासिफाई किया जाता है, उसका नाम दिया जाता है, ठीक है। चलो ये तो समझा आपको कि टैक्सोनॉमी क्या है। अभी देखते हैं कि इनके बारे में थोड़ी सी रिपोर्ट के हु वाज के.एस. मनीलाल, ए रिनोड टैक्सोनॉमिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डेड, ठीक है, पास्ड अवे 1 जनवरी 2025 इन त्रिशूर, केरला के थे। ही इज सेलिब्रेटेड फॉर ट्रांसलेटिंग एंड एनोलेटिंग हॉटेस्ट Malbricus, a 17th century Latin botanical treasure। इन्होंने 17th century के एक लैटिन लैंग्वेज में बोटानिकल बुक थी जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। ऑन किस पे थी? फ्लोरा ऑफ केरला, कर्नाटका एंड गोवा, ठीक। मनीलाल स्पेंट 35 years मेकिंग 12th वॉल्यूम वर्क एक्सेसिबल टू इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग दिस टेन्योर एज बॉटनी प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में ये एक प्रोफेसर थे 1976 से लेकर 1999 तक, किसके? बॉटनी के। और उन्होंने अपने लगभग 35 साल जो है वो इसी को दे दिए कि अपनी जितनी भी बॉटनी में जितनी भी स्पीशीज के नाम लिखना, और उनको टैक्सोनॉमी में इन्होंने कम से कम 35 years अपनी लाइफ के दिए हैं रिसर्च में, ठीक। His contribution include 198 research papers। इनकी 198 रिसर्च पेपर्स हैं, 15 किताबें इन्होंने लिखी हैं, एंड एक्सटेंसिव वर्क ऑन मेडिकल प्लांट्स एंड टैक्सोनॉमी। He played a key role in conserving Kerala's Silent Valley rainforest in 1980s, ठीक है। तो ये रहा इनके बारे में कुछ डिटेल्स, और इन्होंने जो एसोसिएट थे वो टैक्सोनॉमी के साथ। और
पद्मश्री इनको अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, चलो तो एक बार हम लोग ना पूरा देख लेते हैं स्टार्टिंग से ओवरव्यू कि क्या क्या पढ़ा आज हमने। पहला क्वेश्चन हमने पहला टॉपिक पढ़ा कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो किसको मिला, तो वो हरमनप्रीत सिंह को मिला जो हॉकी के कैप्टन है। ठीक है, टीम कैप्टन है, उनको मिला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखा हमने कि आगे देखे कि अर्जुना अवार्ड और उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड और ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये कब दिए जाएंगे, कौन देगा और कहाँ पे देगा। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यूपीआई के द्वारा कितना हुआ, लगभग 16.73 बिलियन जो 23.25 लाख करोड़ बनता है इंडियन रुपीस में। ठीक, और वो खाली 2024 के दिसंबर मंथ का डाटा है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि मीर कैट जो रेडियो टेलीस्कोप है वो किसने लॉन्च किया, तो वो किया साउथ अफ्रीका ने अपनी गैलेक्सी के सेंटर को देखने के लिए। ठीक, आउट ऑफ द स्पेस रिसर्च के लिए। तो उसके बाद अगर संतोष ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीता, तो वो वेस्ट बंगाल ने जीता अगेंस्ट केरला। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन हमने पढ़ा कि बी रेडी क्या है। बी रेडी एक बिजनेस रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएट किया, जो वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, और उसके की सेक्टर्स क्या क्या हैं, फाइनेंशियल ट्रेड्स, बिजनेस एंट्री, लोकेशन, यूटिलिटी सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन डिस्प्यूट, मार्केट कंपटीशन एंड इंसॉल्वेंसी एक्सेट्रा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विलो जो है चिप, जो क्वांटम प्रोसेसिंग चिप है वो किसने लॉन्च किया, तो वो लॉन्च किया गूगल ने। और उसके बाद केएस मनीलाल है जो, वो किसके साथ लिंक्ड हैं, तो वो लिंक्ड हैं टैक्सोनॉमी के साथ। हु आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी का के परमानेंट मेंबर्स कौन कौन हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पर्पस क्या है, इसको बनाया क्यों गया, ये बॉडी जो है ये इसका काम क्या है और इसके बनाने का क्या बेनिफिट है, किस किस को बेनिफिट है। ठीक है, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, तभी आपको ये जानने का भी पता चलेगा, ये पता चलेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और इनकी जो मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर कौन से हैं, इसके नॉन परमानेंट मेंबर कौन से हैं, और परमानेंट मेंबर्स के पास क्या ऐसा अलग है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास नहीं है। ये सब आपको जानना होगा, तभी आपको क्वेश्चन का इसका आंसर मालूम होने का कोई फ़ायदा है। ठीक है, चलो पहली बात हम ये करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ, जो मतलब इसकी जो इसको इस्टेब्लिश किया गया वो कौन से ईयर में किया गया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट है स्टूडेंट्स 24 अक्टूबर 1946। ये आपका क्वेश्चन में पूछा नहीं गया आपको, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है डेट्स, इस्टेब्लिशमेंट, उनका रीज़न, पर्पस, ताकि आपका इसके साथ साथ ये तो करंट अफेयर के साथ साथ आपका एक स्टैटिक नॉलेज भी इंक्रीज होता रहे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात किया हमने कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। इसका इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1946 हुआ, 46 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है स्टूडेंट्स, हेड क्वार्टर जो अभी प्रेजेंट में वो है न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेड क्वार्टर है। अगर उसके अलावा एक और बात करें, पहले इस्टेब्लिशमेंट कब हुई इसकी 24 अक्टूबर 1946 और हेड क्वार्टर इसका प्रेजेंट कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में। अगर इसके अलावा एक और चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग हम आपको बताएं कि इसका जो सबसे पहला जो इसका सेशन हुआ था, मतलब सबसे पहला इसका जो एक बैठक हुई थी वो कौन से साल में हुई थी और कहाँ पे हुई थी, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि 17 जनवरी 1947 में इसकी जो है पहली बैठक हुई और कहाँ पे हुई, 46 सॉरी, वो कहाँ पे हुई है, ये चर्च हाउस लंदन। ठीक है, दो चीज़ें समझिए आपको। सबसे पहले कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 24 अक्टूबर 1946, और उसी ईयर में इसकी जो है पहली बैठक हुई, पहली सुनवाई, पहला सेशन हुआ 17 जनवरी
1946 में ये बैठक हुई इसकी, और न्यूयॉर्क इसकी जो है कैपिटल, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और जो पहले इसका सेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ, चर्च हाउस लंदन में। ठीक है, चलो ये तो थे इसके कुछ बेसिक जो है बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इसका पर्पस क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहला पर्पस जो यूएनएससी का है, टू प्रोवाइड एंड मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमंग स्टेट्स। इसका जो पहला पर्पस है, मेन उद्देश्य, यूएनएससी का मेन उद्देश्य यही है कि अपना, इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मेंटेन करना क्या, पीस एंड सिक्योरिटी अमंग स्टेट्स, के जितने भी इसके साथ नेशंस जुड़े हैं उनके बीच में पीस और सिक्योरिटी को के ऊपर बात करना, उनके ऊपर जो है सेशंस करना। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को सॉल्व करना इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि इसके और इसके मायने के, डेवलप हेल्दी रिलेशंस अमंग स्टेट्स, डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप्स। अब सबको पता है जिनका कि मतलब दूसरी स्टेट के साथ एक कंट्री, या जिसको स्टेट टर्म यूज़ करते हैं, स्टेट ये नहीं है कि जैसे हम यूज़ करेंगे कि चंडीगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, केरला, ये स्टेट्स। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में स्टेट्स में कभी भी इन स्टेट्स की बात नहीं की जाती, स्टेट्स में बात की जाती है डिफरेंट कंट्रीज़ की। ठीक है, तो इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिनको ये लोग स्टेट्स बोलते हैं, डिफरेंट स्टेट्स की पीस और जो सिक्योरिटी को इन्हेंस करना और उसको मेंटेन करके रखना, ताकि एक जो कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अगर कुछ भी ऊपर नीचे है तो उस प्रॉब्लम को यूएनएससी देखता है। ठीक है, चलो ये तो आपको इसका मतलब समझ आ गया कि इसका प्रॉब्लम क्या है, उसके मोटिव क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो पर्पस क्या है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसके मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, यूएनएससी के टोटल मेंबर्स कितने हैं। भाई इसके टोटल मेंबर्स हैं 15 मेंबर्स। ठीक है, इन टोटल स्टूडेंट्स, जिसमें से 5 मेंबर्स जो हैं इसके, आउट ऑफ दिस 5 मेंबर्स आर परमानेंट एंड 10 आर नॉन परमानेंट। और ये रोटेशन बेस पे होते हैं। मतलब रोटेशन बेस, अगर इनका 2 साल का पीरियड है, ठीक है, 2 साल के बाद जो 5 कंट्रीज हैं, ये अगर फॉर एग्जांपल 5 कंट्रीज हैं, इंडिया हो गया, आप मान लो इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान एंड आप मान लीजिए अफगानिस्तान। ठीक है, ये 5 कंट्रीज हैं नॉन परमानेंट। ठीक, नेक्स्ट 2 साल तक ये नॉन परमानेंट मेंबर रहेंगे। अगले 2 साल में जो है इनको रोटेट करके इनकी जगह कुछ अलग 5 कंट्रीज लाई जाएंगी, इनको हटा के अलग 5 कंट्रीज लाई जाएंगी। उसी तरीके से अगर देखा जाए कि इन 5 कंट्रीज के बेस में के हिसाब से इंडिया लास्ट जो है वो 2021 और 22 में यूएनएससी का मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर, इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर ही है, वो बना 2021 और 22 में। उसके बाद रोटेट करके इनको कुछ और कंट्रीज इन्होंने लेके आए। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट कि 21 तो हमने बात किया 5 मेंबर जो उसके हैं, 15 में से आउट ऑफ 15 में से 5 जो हैं परमानेंट हैं और 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट हैं। ठीक, इतनी बात समझ आ गई सबसे पहले कि इसका काम क्या होता है, मेंटेन करना पीस एंड सिक्योरिटी। और इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, 15, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, परमानेंट मेंबर इसके कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। चलिए
मैं बता देता हूँ। परमानेंट मेंबर्स हैं इसके चाइना, फ्रांस, रशिया, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस और यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका। ठीक, ये 5 जो हैं इनके परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूके, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये 5 मेंबर्स जो हैं ये इसके परमानेंट मेंबर हैं, और बाकी के जो 10 मेंबर्स हैं यूएनएससी के, वो रोटेशनल बेस चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए करंटली की, तो करंटली में इसके पास हैं अल्जीरिया, डेनमार्क, पाकिस्तान, ग्रीस। अल्जीरिया, डेनमार्क, पाकिस्तान, ये मिटा दूंगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। पाकिस्तान के बाद ये 1 2 3 ग्रीस, गिनिया, साउथ कोरिया, पनामा, सीरियलियोन, सोमालिया। देखो, अल्जीरिया, डेनमार्क, पाकिस्तान, ग्रीस, गुनिया, साउथ कोरिया, पनामा, सिलेरे लियोन एंड सिलेविया एंड सोलोनिया, ये 10 कंट्रीज जो हैं ये अभी जो है प्रेजेंट के हिसाब से प्रेजेंट में इसकी जो है क्या बोलते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर उसके बाद बात करें कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके, उनके पास ऐसा क्या अलग है जो बाकी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स एक चीज है, वो है वीटो पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज वीटो पावर। ठीक है, चलो अभी इसका आंसर देखते हैं पहले कि इसमें से कौन सी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो हमने बात की अभी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। ये जो है ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के। ठीक, चलो ये देख लो, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, ये 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। बाकी चेंज होते रहते हैं डिफरेंट सिनेरियोज पे, 2 साल में एक, जैसे ये एस्टोरिया वियतनाम है, इंडोनेशिया, डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये करके ऐसे 5-5 ये चेंज होते रहते हैं। 10 मेंबर्स, ये इनकी टेन्योर जो है वो 2 साल का होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में रुकने का। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं कि नॉन परमानेंट मेंबर्स डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया बिगेन देयर 2-year टर्म एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ऑन 1 जनवरी 2025। इस 5 जनवरी को डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया जो है वो 5 ऐसे मेंबर्स हैं जो 2001 जनवरी 2025 के बाद यूएनएससी के परमानेंट मेंबर यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स जाएंगे, जिन्होंने रिप्लेस किया है कुछ कंट्रीज को, जैसे इक्वाडोर हो गया, जापान, माल्टा, होम्बिक्यू एंड स्विट्जरलैंड, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, चलो अभी इसकी कंपोजिशन देखते हैं। यूएनएस हैज 15 मेंबर्स, जो आपको बताया 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, और कलेक्टिवली नोन एज P5 जिनको बोलते हैं, विद वीटो पावर, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स सर्विंग 2-year टर्म। ठीक है, समझा लिए, जितना हो गया समझ आया ना। चलो अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट यूनिक पावर इज हेल्ड बाय द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स के पास ऐसी क्या यूनिक पावर है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि उनके पास एक ऐसी पावर है जो पावर ऑफ वीटो बोलते हैं जिसको। देखो स्टूडेंट्स, वीटो क्या होता है? वीटो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू डिनाई। ठीक, चलो
वीटो। समझाता हूँ आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ कि वीटो क्या है, ठीक है। चलो एक 15, ये जो 15 मेंबर्स है इनकी एक बैठक लगती है, ठीक है। 15 मेंबर्स की एक बैठक लगती है जिसके ऊपर एक केस सिनेरियो को ये डिस्कस करते हैं किसी कंट्री का, ठीक है। किसी कंट्री के सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई केस है उसको स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। 15 अलग अलग जो देश हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अगर उनको कोई बात समझ में नहीं आती, कोई बात उनके माइंड में लगता है कि यार इस चीज़ का एग्री इस चीज़ के ऊपर नहीं करना, तो वो वहाँ पे अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा, पहली बात तो ये होगी कि जब भी किसी कंट्री के रिगार्डिंग कोई भी बात चलेगी सेशन में, तो वीटो पावर का यूज़ करके वो अपनी बात को, जो भी बात बाकी की 10 कंट्रीज भले ही उसमें एग्री हूँ, लेकिन एक भी वीटो कंट्री अगर ये बोल देगी, वीटो पावर जिसके पास है कि ये जो मुद्दा है ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो वो बात खत्म हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जितनी भी वीटो पावर कंट्रीज हैं वो अपनी कंट्री के ऊपर कुछ भी उनको फाइनेंशियल इंटरनेशनल रिगार्डिंग होगा, कुछ भी आपको इंटरनेशनल रिगार्डिंग कोई भी काम करना होगा, जो वीटो पावर की कंट्री है जिसके पास वीटो पावर है वो सेल्फ डिसाइड करेगी। मतलब अगर उसको कुछ भी इंटरनेशनल कोई अपने लिए जो इम्पैक्ट पड़े दूसरे भी नेशन पे, मतलब एक ऐसी हरकत जिससे दूसरे नेशन पे भी फर्क पड़ेगा, वो काम करने के लिए इनको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं। ये अपनी सेल्फ सफिशिएंट है, खुद को डिसाइड करने के लिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। लेकिन बाकी जो मेंबर्स हैं वो अगर कुछ प्रस्ताव लेके जाते हैं वहाँ पे, जो अगर वो करना चाहते हैं, तो अगर वीटो पावर वाली कंट्री ये बोल देती है कि ये नहीं करना, तो मतलब नहीं करना, ठीक है, सीधी सी बात। तो वीटो पावर जो है वो 5 परमानेंट मेंबर्स के पास है, जिसका बेनिफिट ये है कि ये जो मैंने आपको बताया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो पावर ऑफ वीटो है, ठीक है। चलो, उसी में से एक क्वेश्चन और निकला था कि हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। ये आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर में नहीं है। कितने साल तक, करंट अफेयर में वही था पहला कि 2000 जनवरी दो, न्यूज़ में यही था कि 1 जनवरी 2025 के बाद 5 नॉन मेंबर्स हट के दूसरे 5 आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो टेनवर का अभी पढ़ा कि नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास कितने टाइम का सर्व करने का मौका होता है, कितने साल, 2 साल का, 2 ईयर्स का टाइम होता है। और ये भी बताया था कि हम बात करते हैं इंडिया में अगर रहते हैं तो इंडिया की बात करेंगे। इंडिया ने 2020 और 2021 को सर्व किया था, सॉरी 2021 और 2022 में इंडिया ने सर्व किया, 2021 और 22 में 2 साल, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस स्कीम। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो एनबीएस स्कीम से रिगार्ड करती है? क्या होता है एनबीएस स्कीम? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। जिसको पता है उसके बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या होता है न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एक सब्सिडी, किसको? जितने भी फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप्स के लिए एक फर्टिलाइजर का सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स। जितने भी एग्रीकल्चर, जितने भी फार्मर्स हैं वो अपने एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनको अपनी क्रॉप्स को बैक्टीरियल फ्री रखने के लिए, अपनी क्रॉप्स को बाकी चीज़ों से बचाने के लिए, बैक्टीरिया से या जितने भी ऑर्गेनिज्म से छोटे, उनसे बचाने के लिए उनको ये फर्टिलाइजर्स लगते हैं अपनी क्रॉप में, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक ऐसे मुहिम लेके आई है जिसमें आपको हाई दाम का, हाई प्राइस वाला जो फर्टिलाइजर है वो एक एनबीएस के तहत उसके ऊपर एक अलग से डिस्काउंट होगा, एनबीएस, और उसकी पैकेजिंग वगैरह सभी अलग ही आएगी। उस सब्सिडी के अंडर जितने भी लोग आते हैं उनका जितना भी
प्रोडक्ट वो यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो उनके न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं वो सब्सिडी आपको समझ आ गया किस चीज़ पे है, फर्टिलाइजर्स पे। ठीक, तो एक फिक्स अमाउंट पे करते हैं गवर्नमेंट जो उस सब्सिडी में यूज़ होती है। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम देखें कि ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो स्टूडेंट्स ये इंट्रोड्यूस हुआ है 2010 में फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी। और इसका मेन एक और मोटिव था कि इम्प्रूव क्रॉप्स को एग्रीकल्चर को जो क्रॉप्स हैं उनको इम्प्रूव करना और एक एफिशिएंट और एक बेटर जो है प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना। ठीक है, ये इसके कुछ स्टार्टिंग में जब ये 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ तो इसके ये कुछ जो है वो बेसिक पॉइंट्स थे जिनके ऊपर काम करना था सरकार को। अभी आपको समझा आया कि ये एक सब्सिडी है जो सरकार जो एक फिक्स अमाउंट सब्सिडी देगी किस पे ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो फार्मर्स के लिए है। ठीक है, 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ, किसके इंश्योर करना है, फूड सिक्योरिटी और इम्प्रूव करेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, उसके बाद जितना भी इसके तहत ये होगा कि अफोर्डेबल प्राइस होगा, फिक्स अमाउंट। ठीक है, फिक्स अमाउंट। उसके बाद इसकी सेपरेट पैकेजिंग होगी, सेपरेट पैकेजिंग। और उसके बाद फर्टिलाइजर्स कंपनी जो है उनके प्राइस टैग्स जितने भी सरकार जो है वो चेक एंड बैलेंस करके उन तक पहुंचाएगी। तो अभी क्वेश्चन के इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आपको पता चल गया होगा कि ये टॉपिक कहाँ पे जाके जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, जितना भी ये एसोसिएट है किस चीज़ के साथ, ये NBS स्कीम जो है वो एसोसिएट है फर्टिलाइजर के साथ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसका जो है आंसर वो ऑप्शन बी बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। चलो, जगत प्रकाश एक मिनट, सॉरी कुछ दिक्कत आ गया। जगत प्रकाश नाडा जो हैं इस टाइम के प्रेजेंट क्या है, मिनिस्टर हैं किसके, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के प्रेजेंट मिनिस्टर। ठीक है, चलो एक बार रिपोर्ट देखें। यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड वन टाइम स्पेशल पैकेज फॉर डाई अमोनियम फॉस्फेट अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ठीक है, इन्होंने डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है वो इस सब्सिडी के अंडर लाया है। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है इज द सेकंड मोस्ट यूज्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया आफ्टर यूरिया and is rich in nitrogen and phosphorus. Phosphorus is DAP promotes root development and accelerate plant growth. ठीक है, उसके बारे इसी के बारे में बताया कि सॉइल्स को रिलीज करता है बहुत एफिशिएंटली तरीके से, और NBS स्कीम्स प्रोवाइड करती है सब्सिडी बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट कंटेंट टू इंश्योर अफोर्डेबल फर्टिलाइजर फॉर फार्मर्स। दिस स्कीम प्रमोट्स बैलेंस फर्टिलाइजेशन, सॉइल हेल्थ एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। ठीक है, चलो तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच स्टेट इज होस्ट ऑफ नेशनल सार्स मेला 2024। नेशनल सार्स मेला 2024 को कौन सी जो है 2025 को विच स्टेट जो है, कौन सी स्टेट जो है सार्स मेला जो है वो होस्ट करने वाली है। ठीक है, तो पहले आपको बता दूं कि लगभग इसका मतलब इसका करने का मोटिव क्या है
स्टूडेंट्स प्रमोट करना डिफरेंट कल्चर्स ऑफ और कंट्री, जैसे कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, आर्टिस्टिक क्रिएशंस, ज्वेलरी, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। ठीक है, जितना भी इसका मोटिव यही है कि अपनी कंट्री के, इंडिया के जितने भी कंट्रीज के जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ की कला, वहाँ की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, वहाँ के क्रिएशंस, वहाँ की पेंटिंग, वहाँ के टेक्सटाइल, ज्वेलरी को प्रमोट करना ही इसका मेन मोटिव है कि इसका सारस 2025 में लगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कि ये कहाँ पे होने जा रहा है, तो ये श्रीनगर केरला में होने जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी श्रीनगर स्टेडियम केरला। ठीक, समझे आप लोग? चलो एक बार रिपोर्ट देखें। चलिए, नेशनल सारस मेला विल बी हेल्ड ऑन श्रीनगर केरला, चिन्नौर फेम केरला फ्रॉम जनवरी 20 to 31, 20 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक ये लगेगा एट चेन्नौगढ़ म्यूनिसिपल स्टेडियम। ठीक, ऑर्गेनाइज्ड बाय द कदुम्बश्री मिशन। इट विल प्रमोट रूरल प्रोडक्ट्स ऑन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। ठीक है, रूरल प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड जो है प्रमोट करेगी। ठीक, चेंगनूर। द मेला फीचर्स 300 स्टॉल्स फ्रॉम 28 स्टेट्स इंक्लूडिंग 200 फ्रॉम केरला, showcasing handicraft items, jewelry, textile and home decors. It provides self-help groups, neighboring group and artisans to perform a reach out urban market. ठीक है, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा केरला, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज INS सूरत दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। क्या है जी INS सूरत? देखो स्टूडेंट्स, ये एक शिप है जिसको डिजाइन किया गया है डिस्ट्रॉयर की तरह। ठीक है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर। किसने इसको किया? इंडियन नेवी ने। स्टूडेंट्स, इंडियन नेवी ने बहुत से ऐसे शिप्स और बहुत से अपने प्लेटफॉर्म पे अपने बहुत सी चीज़ों को उन्होंने अप टू डेट किया। तो ये इस बार के जितने भी पेपर्स हैं उनमें से करंट अफेयर में ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाएगा। आप ये बात लिखवा लो अभी भी कि इंडियन नेवी ने बहुत काम किया अपने नेवल आर्मी में। ठीक है, तो ये गाइयूज मिसाइल जो है वो मिसाइल डिस्ट्रॉयर का काम करेगा और ये इंडियन नेवी की 4th शिप इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इंडियन नेवी की 4th शिप है जो 4th शिप क्लास इन विशाखापट्टनम। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कि एक ऐसी फर्स्ट इंडियन नेवी की एक वो शिप है जिसका नाम पड़ा है एक गुजरात की सिटी के ऊपर जिसका नाम है सूरत। देखो है ना INS सूरत। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्लीथ डिस्ट्रॉयर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्लीथ डिस्ट्रॉयर। एक बार रिपोर्ट देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। चलो, 15 जनवरी 2025 को इंडियन नेवी ने क्या किया? 3 मेजर कम्बैट्स किए इन INS नीलगिरी, सूरत एंड वागशीर। ठीक है, INS सूरत इज द 4th and final ship of the project 15B Visakhapatnam class Sleeth destroyer. It is designed by Indian Navy Warship Design Bureau and built by Mazagon Dock Limited. ठीक, it has 72% of indigenous content, India first AI enabled warship। ठीक है, ये जो है AI enabled warship है। ठीक,
द शिप हैज़ डिस्प्लेस्ड ऑफ 7400 टन इन 163 मीटर्स लॉन्ग एंड कैन रीच स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल जाएगी और है रेंज ऑफ 15,000 किलोमीटर एंड इज इक्विप्ड विद ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, चलो तो ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं और ये आपके मैंने इसके बारे में बता दिया कि ये इंडियन नेवी की एक पहली शिप है जिसका नाम गुजरात की सिटी सूरत के ऊपर पड़ा है और ये एक स्लीथ डिस्ट्रॉयर मतलब मिसाइल डिस्ट्रॉयर के नाम से ये इसका जो मेन मोटिव है इसके बारे में ये बताई गई है। ठीक है, चलो, और ये इंडियन नेवी ने कंस्ट्रक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है scrub typhus that was recently seen in news is caused by which agent। ठीक है, स्क्रब थाइवस जो एक रिसेंटली हमने न्यूज़ में एक बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में देखा गया था, वो किस एजेंट के द्वारा होता है और किसके काटने से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, एक मकड़ी है, एक ऐसा ग्रास होपर है, एक ऐसा इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो ग्रास में रहता है या ग्रीनरी में फॉरेस्ट में रहता है, जिसकी बाइट से स्टूडेंट्स आपको आप इन्फेक्टेड हो सकते हो और ये अगर इसकी बाइट अगर ये इन्फेक्टेड है तो ठीक है, वैसे भी तो इसकी बाइट इन्फेक्टेड शिगार एंड इसको बोलते हैं लार्वल माइट। ठीक है, लार्वल माइट इसको बोलते हैं और इसकी एक इस टाइप की एक बीमारी है जिसको स्क्रब थाइवस बोलते हैं। ये अगर बैक्टीरियल है, ठीक है, पहली बात कि ये एक बैक्टीरिया है जिसके काटने से आपको ये इस टाइप का स्क्रब थाइवस टाइप की बीमारी हो सकती है। और इसके काटने से आपको और क्या होगा, सिम्टम्स क्या है इसके, जब अगर फॉर एग्जांपल ये आपको बाइट करता है तो आपको हाई फीवर, उसके बाद आपकी स्किन स्वोलन हो जाएगी, स्वोलन स्किन, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन एक्सेट्रा। These types of diseases that may outcome if ग्रास फॉरेस्ट का ये जो इन्फेक्टेड शिकार है ये आपको बाइट करता है तो these types of diseases may occur in your body and you might see your body changing। ठीक है, तो ये इसके काटने से ये न्यूज़ में आया था और रिपोर्ट क्या थी न्यूज़ में वो देखते हैं। स्क्रब थाइवस का केसेस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन several districts including Chennai, त्रिवुलार एंड वेलोरे विद 5000 केसेस इन 2024। 2025 में 24 में 5000 के आसपास केसेस देखे गए इसके। द डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया ओरिएंटिया सुतगुमशी एंड ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड माइट्स। ठीक है, सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, हेडेक, बॉडी एक्ने एंड समथिंग एट रशेस, सर्ज कैन लीड अप टू रिस्पॉन्सिव डिस्टर्बेंस एंड ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। चलो ये तो बात का है, बट आपको अपने इर्द गिर्द का जो है क्लाइमेट वो बहुत ही माहौल जो है वो आपको साफ़ सुथरा रखना, हाइजीनिक तरीके से मेंटेन करके रखना है ताकि अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ है तो आप बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी आप अपने नियरेस्ट किसी फिजिशियन को दिखाएं ताकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो इस वजह से तो आप उसके ऊपर जो है वो अपना जो है वो आप उसको क्योर कर सकें। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने, क्या क्या पढ़ा। ठीक है, यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। ठीक है, इन्हीं के पांचों के पास जो है वीटो पावर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीटो पावर का बता दिया इनके पास है। उसके बाद के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो सिर्फ 2 साल तक यहाँ पे रह के सर्व कर सकते हैं। ठीक है, और इंडिया लास्ट जो है 2021 और 22 में इंडिया ने सर्व किया। ठीक, उसके बाद अगर जो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जो NBS सब्सिडी स्कीम है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, वो कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है, तो वो फर्टिलाइजर्स के बारे में है तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर वो देखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज होस्टेड नेशनल सार्स मेला, तो ये होस्ट करेगी केरला, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग अपना जो है हैंडीक्राफ्ट और अपना रूरल एरियाज़ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रमोट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन INS सूरत जो रिसेंटली देखा गया वो क्या है, तो वो एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है
डिस्ट्रॉयर है जिसको स्लेट डिस्ट्रॉयर भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, स्क्रब टाइपस के नाम की जो रिपोर्ट आपने देखी थी एक रिसेंटली न्यूज़ में, वो किसके क्या है, और वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो इन्फेक्टेड शिगर के काटने से इंसान की बॉडी में ओकर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हैं कुछ हमारे यूट्यूब के लिंक्स, इंस्टाग्राम के और टेलीग्राम लिंक्स। आप इसको पॉज करके यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और आपके लिए जो कह सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में एक हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देख रहे हैं डेली वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। अगर वो किसी भी एग्ज़ाम में अगर स्टडी भी कर रहे तभी कुछ अगर जीके या जनरल नॉलेज या रीजनिंग वगैरह पढ़ लेंगे तो उनको बहुत ही बेनिफिटेड होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।